रंगमंच पाठ और प्रदर्शन। ठीक है। रंगमंच की बात आती है तो हम पाश्चात्य संस्कृत साहित्य से जुड़ते हैं, तो नाटक की बात आती है तो उसमें भरत मुनि को हम बिल्कुल उनके महत्व को और उनके जो उन्होंने अपना योगदान दिया नाटक शास्त्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, तो उसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना नटों को प्रशिक्षण देने के लिए की थी और नट नाटक करने वाले अभिनेता को कहा जाता और नटी किसे कहा जाता था? अभिनेत्री को। इसी के साथ आचार्य अभिनव गुप्त का मानना है कि नाट्य या प्रायोगिक शास्त्र सर्वप्रथम भरत मुनि ने ब्रह्मा से सीखा, फिर उन्होंने यह शास्त्र अपने शिष्यों को सिखाया। और इसके बाद कालिदास, भवभूति, राजशेखर आदि नाटककारों ने भरत मुनि को एक महान नाट्य प्रयोक्ता के रूप में स्मरण किया। उनका नाट्य शास्त्र केवल एक पुस्तक ही नहीं, बल्कि सदियों तक बनी रहने वाली जीवंत परंपरा बन गई है। भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अभिनय आदि के विषय में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें नाटक का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि नाट्य संबंधित सभी विषयों का प्रतिपादन करने वाला नाट्य शास्त्र है। जो सबसे बड़ा शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, जिसमें हम नाटक से संबंधित विषयों को जान सकते हैं। यह ग्रंथ नाट्य के स्वरूप को समझने का उपाय है। यह केवल नाट्य कला का ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय कलाओं का विश्वकोश माना जाता है। अर्थात जो नाट्य शास्त्र है, ये सिर्फ नाट्य कला का ही शब्दकोश नहीं है। इसमें अन्य विधाओं के बारे में भी पूरी चर्चा की गई है विस्तार पूर्वक। और ये ग्रंथ ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, योग, कर्म आदि का बोध कराता है। नाट्य शास्त्र का भारतीय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये हम सब जानते हैं। और नाट्य की विभिन्न विधाओं पर जितना विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है, उतना किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। अब नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? कोई अनम्यूट करके बताएगा? पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर किसी को याद है तो वो बता सकता है, अन्यथा मैं वेट करके मैं इसका उत्तर दूंगी। ठीक है। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक है। ये हमने बात की नाट्य शास्त्र के अध्याय की। तो आप दोनों इसको नोट करेंगे। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और इसके अंतर्गत 6000 श्लोक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र का क्या महत्व है? अर्थात व्यक्ति नाटक क्यों करता है? पहले तो हम जानते हैं कि नाटक का क्या महत्व है। किस लिए मनुष्य को नाटक की आवश्यकता हुई? कोई बताएगा? जी मैम। जी, बताइए कि मैम नाटक एक बार की आवश्यकता क्वेश्चन क्यों करेंगे? हुई? नाटक की आवश्यकता क्यों हुई और इसका क्या महत्व है? क्यों मनुष्य को नाटक की आवश्यकता हुई? अर्थात नाटक का अर्थ क्या है और नाट्य शास्त्र का अर्थ क्या है? नाटक के द्वारा हम अपने भाव भंगिमा के साथ किसी भी कहते हैं विषय को या फिर किसी भी गंभीर स्थिति को नाटक के द्वारा हम समझा सकते हैं, इसलिए नाटक का महत्व इसमें रखा जाता है। जी, आशी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नाट्य शास्त्र का महत्व क्या है?
हमने नाट्य शास्त्र के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात करी मैम या एक बार नाटक की क्वेश्चन बात की। रिपीट करोगे? नो हाँ जी, मैम, एक बार हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट करोगे? क्या पूछा जी। था आपने? नाटक का क्या महत्व है और नाट्य शास्त्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब नाट्य शास्त्र का प्रयोग से हम किस तरह से नाटककार को उसकी आवश्यकता बनती है, किस तरह से उसका वो प्रयोग करता है। एक पहला ये प्रश्न हो गया कि नाट्य शास्त्र का क्या महत्व है, ठीक है? दूसरा हाँ प्रश्न ये कि मनुष्य को नाटक की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैम, मुझे एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं पता, बट नाट्य अपने शब्दों शास्त्र में से, बताइए। हाँ जी, जैसे जो नाट्य शास्त्र से हमें ये होता है, जैसे कि किसी की क्वालिटी या फिर जो वर्तमान में स्थिति चल रही हो उसको हम प्रस्तुत कर सकें। जैसे कि अब नारी का हो गया, नारी की वर्तमान में क्या स्थिति है, अच्छी है या बुरी है, तो उसे नाटक के सिर्फ वर्तमान में या फिर और भी अन्य हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत? हाँ जी, हाँ जी, कि मैम पहले क्या सिर्फ होता था, अब क्या होता है, उसको जोड़ के हम सामने वाली जो आज की पीढ़ी है उसको बता सकते हैं। प्रासंगिकता के रूप में उसे स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं अभी के टाइम पे। ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार जो नाट्य परंपरा का मुख्य स्रोत है वेद, अर्थात वेदों से हमें क्या मिला? नाट्य परंपरा मिली, ठीक है? तो पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था कि हमें किस वेद से क्या-क्या मिला, तो वो रिटर्न में अभिषेक के पास होगा, आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है? ओके या मैम। मैं क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप पे उसका नोट्स भेज दूंगी। अब जो नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दुखी मन को या अशांत मन को शांति प्रदान करना, ठीक है? ये नाटक का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है या जो भी वातावरण है, उसको नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना। जैसे कोई नाटक है, उसमें विभिन्न-विभिन्न रस होते हैं। हास्य रस, करुणा रस, प्रेम रस। तो जिस व्यक्ति के मन में दुःख है, पीड़ा है, तो उस आधार पर उस नाटक की स्थिति लिखी जाती है और उसका आधारभूत एक बनाया जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है कि किस तरह से उस नाटक में क्या भाव है, उस भाव को दर्शक तक प्रस्तुत करना, ठीक है? ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुखी मन को या अशांत मन को सुख देने का ये एक माध्यम है। वार्तालाप का माध्यम है, संप्रेक्षण का माध्यम है और जैसे आपने देखा मैंने क्लास में भी ये बताया था, कक्षा हुई थी तो उसमें भी बताया था कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, अर्थात वेदों में कैसे वो सम्मिलित हुआ, उसका भी मैं आपको एक छोटा-सा एक उदाहरण देना चाहूँगी। जो नाट्य शास्त्र है, अर्थात अथर्ववेद में सम्मिलित है। कैसे? क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है छोटी-सी, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगवान शिव यानी शिव और पार्वती पर आधारित ये नाट्य शास्त्र की रचना हुई। कैसे हुई? क्योंकि एक समय की बात होती है कि शिव जी से पार्वती माँ रूठ जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं या उन्हें उनके विवाह के उपरांत उनको अपने परिवार की बहुत याद आ रही होती है। तो शिवजी जी ने बहुत प्रयास किया पर वो पार्वती माता को मना नहीं पाते, उनके दुःख को, इस पीड़ा को वो कम नहीं कर पाते हैं। तो उनके दुखी मन को, उनके अशांत मन को सही करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए उन्होंने नंदी और कैलाश के जितने भी समाज था, उनका परिवार था, उनसे वो कहते हैं कि मतलब हम नंदी का जो परिवार है। हाँ जी, बोलिए अभिषेक। गण कहते हैं उनको, जो जो नंदी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। के अधीन। हुँ। हाँ जी, हाँ जी, गुड। तो उनके जो गण हैं वो उनसे कहते हैं कि आप इस तरह से कुछ ऐसा कीजिए कि पार्वती माँ की जो अशांति है वो शांति में परिवर्तित हो जाए और वो उनका मन जो दुखी मन है वो सुख में परिवर्तित हो जाए। तो उसके लिए वो एक नाटक का एक हास्य नाटक
की उत्पत्ति करते हैं और उनके लिए उसका प्रदर्शन करते हैं कैलाश में और उसी से पार्वती माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो उनकी प्रसन्नता को देखते हुए भगवान शिव उन्हें एक पूरा ब्रह्मा जी को और एक संसार में एक उद्घोषणा करते हैं कि अब से कोई भी व्यक्ति इस संसार में कोई भी व्यक्ति उदास होगा, दुखी होगा या वो किसी किसी भी बात से चिंतित होगा, परेशान होगा, तो उसकी व्यथा को कम करने के लिए नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की जाएगी और कोई भी मन दुखी होगा तो उसे नाटक के द्वारा हँसाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब उसकी एक मनोरंजन का साधन हो जाएगा। तो मनोरंजन के लिए नाटक का प्रयोग होना शुरू हुआ और इसी समय से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से इस बारे में चर्चा करी और पूरी चर्चा के अनुरूप ये जो फैसला होता है कि इसे अथर्ववेद यानी हमारे चौथे वेद में शामिल किया जाता है। तभी से चौथे वेद की शुरुआत हुई थी। तो ये रही छोटी-सी कहानी इसके ऊपर जो नाट्य शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, नाटक की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद हम देखेंगे नाट्य शास्त्र में नाटक के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान होता है। नाट्य शास्त्र में नाटक के भाव, रस का ज्ञान होता है। कौन सा किस भाव में नाटक लिखा गया है, बना गया है या प्रदर्शित हो रहा है, क्या उसका रस है, वो उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब भारतीय रंगमंच और पाश्चात्य रंगमंच। तो अभी हम भारतीय रंगमंच के लिए उसकी अवधारणा क्या है, उसके बारे में अब जानेंगे। नाटक मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। जो शैली है, जो विधा है, वो मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है। रंगमंच के ज़रिए कलाकार अर्थात नाटककार, अभिनेता अपने भावों, विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। रंगमंच के मूल में यही अवधारणा प्रस्तुत होती है। नाटक लोक हितकारी मनोविनोद का एक ऐसा साधन है जो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। नाटक की उत्पत्ति के समय महेंद्र इत्यादि देवताओं ने ब्रह्मा से ऐसा ही मनोविनोद का साधन मांगा था जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। अब दृश्य कैसे हैं? नाटक दृश्य कैसे हैं? जब उसकी रंगमंच पे प्रस्तुति होगी वो दृश्य है और रंगमंच की जो अब हम रेडियो नाटक जो होता है, दूरदर्शन जो रेडियो नाटक होते हैं, उसमें हम सुन सकते हैं, तो वो दृश्य हो गया। पर उसमें भी हम अपनी परिकल्पना के अनुसार, अपनी सोच बुद्धि के अनुसार, विचार के साथ, विभक्ति के साथ, उसको हम विचारधारा के साथ उसको जोड़ते हुए उसको समझ सकते हैं कि उस नाटक इसमें किस परिलक्ष्य की बात हो रही है, किस परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है और किस वातावरण की बात हो रही है। तो उसमें आप सुनकर ही पहचान लेते हैं। तो ये श्रव्य के रूप में हो गया, पर उसको दृश्य के रूप में हम कैसे देखेंगे कि हम सुनकर तो सीख रहे हैं, वो हमारा श्रव्य हो गया और दृश्य कैसे हो गया जिसको हम देख रहे हैं। थिएटर में जाकर अर्थात रंगमंच पर उसकी प्रस्तुति को देख रहे हैं दर्शक के रूप में। तो हम श्रव्य जब श्रव्य जब दर्शक है, तो भी वो दर्शक है, उसको देख रहा है, सुन भी रहा है। आँखों से नहीं देख रहा है, पर उसको अज़्यूम कर रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहा है। और रंगमंच अगर नहीं होगा, तो दृश्य जो है वो असंभव है। मतलब उसका दृश्य रूप में उस नाटक को प्रस्तुत करना बहुत ही असंभव है। रंगमंच जो है, जीवन की घटनाओं को, उसके सजीव रूप को प्रस्तुत करता है। दर्शक के सामने
घटनाएं वास्तविक रूप से घटित होती है। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं या कोई रंगमंच पर कोई दृश्य चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें वास्तविक रूप हमें प्रस्तुत होता है। अर्थात जो हम चीजें सोचते हैं, हम जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो वास्तविक रूप से हमें स्पष्ट रूप से समझ आ रही है, दिखाई दे रही है। जैसे आपने मोहन राकेश का नाटक शायद पढ़ा होगा, आधे अधूरे। तो आधे अधूरे नाटक में भी आप जब उसकी रंगमंच पे उसका देखेंगे तो पूरा ऐसा वातावरण मध्यकालीन वर्ग के ऊपर जो सामाजिक आप उसमें दिखाया गया है, आप उसको देखेंगे तो आप उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे कि ये आज कहीं न कहीं हमारे साथ भी ऐसा है। रंगमंच के माध्यम से दर्शक की भावनाएँ मुख्य रूप से उत्तेजित होती है और उसमें संवेदनाएँ उभरती हैं, जिसे भरत मुनि ने क्या नाम से संबोधित किया है? साधारणीकरण। साधारणीकरण कि मतलब ये साधारण सी बात है कि जब दर्शक कोई भावनाएँ अपने सामने देखते हैं अभिनेताओं के द्वारा, नाटक के द्वारा, तो वो जो संवेदना उनकी जो उभरती हैं, उसको देखकर जो रस की उत्पत्ति होती है, जो संवेदनाएँ उनके अंदर आती हैं, उसे भरत मुनि ने क्या कहा है? साधारणीकरण। जिससे दर्शक के हृदय में रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? साधारणीकरण। नेमीचंद्र जैन ने लिखा है, क्या लिखा है? कि रंगमंच कलात्मक अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है जिसमें मनोरंजन का अंश अन्य कलाओं की तुलना में अपेक्षाकृत सबसे अधिक है। अर्थात कि जो मनोरंजन के जो अंश उसमें प्रस्तुत हैं, उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से सबसे अधिक उसमें प्रस्तुत है। उसमें सबसे ज़्यादा हम अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। तो ये अभी हमारा लगभग जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। हुँ, रंगमंच पाठ और प्रदर्शन। तो अब हमने इसके विषय में जाना, अब हम उसके प्रदर्शन के रूप में भी जानेंगे कि उसकी प्रस्तुति में कौन-कौन उसमें सहायक होते हैं और किस तरह से उसकी प्रस्तुति होती है। नाटक एक दृश्य काव्य है, आप ये जान चुके हैं। इसीलिए नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया में कौन-कौन होते हैं? मुख्य नाटककार, निर्देशक, अभिनेता और पार्श्व कर्मी। अर्थात जो स्टेज के दाएँ-बाएँ या स्टेज के पीछे कार्य करते हैं, जैसे साउंड टेक्नीशियन और कौन बताएगा और? मैम एक तरह से ये जितने भी हमारे ये कहते हैं पर्दे के पीछे सहभागिता निभाते हैं जी। और एक नाटक को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हाँ, तो इसके अंतर्गत कौन-कौन आते हैं, मैं वो पूछ रही हूँ? मैम निर्देशक, अभिनेता, नाटककार और पार्श्व कर्मी बताइए सिर्फ। इसमें पार्षद कर्मी में तो उसमें आएंगे ना, कहते हैं इसमें म्यूजिशियन आते हैं ना इसमें, हाँ जी, गीतकार हो गए और ये गीतकार हो गए और जो गीत लेखन कार्य करते हैं वो हो गए ठीक है, अब मैं और बताती हूँ। कंपोजर हो गए जी। हुँ, तो निर्देशक, नाटककार, अभिनेता ये तो मुख्य हो गए, ठीक है? पर इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण कौन है? मंच सज्जा, रंग सामग्री जो एकत्रित करते हैं, वो व्यक्ति, प्रकाश व्यवस्था देखने वाले और रूप सज्जा प्रयोजन, जो उसको रूप सज्जा अर्थात मेकअप आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, जो व्यक्ति की वेशभूषा और मेकअप के लिए देखते हैं। इसके बाद है वस्त्र परिधान यानी उनकी कॉस्ट्यूम वगैरह कि उन्होंने किस आधार पर जैसे अगर महाभारत का नाटक प्रदर्शन होना है, तो उसके अंतर्गत उनकी जो वेशभूषा होगी वो उस काल से संबंधित होगी, जिसमें मुकुट होगा, कवच होगा और उनके जो भी वस्त्र होते हैं, अस्त्र-शस्त्र होते हैं, उन सब का प्रयोग उनके पास होना चाहिए। वो चीज़ें वस्तु उपलब्ध
होनी चाहिए। तो रूप सज्जा हो गया, वस्त्र परिधान हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे नाटक का जो समग्र रूप है वो मंचीय प्रस्तुतिकरण से ही संभव हो पाता है। मतलब उसमें सारे जब तक मंचीय प्रस्तुतिकरण उसका नहीं होता है समग्र रूप से, तब तक वह नाटक असफल रहता है। और नाट्य लेख अर्थात स्क्रिप्ट, जो नाटक में जो डायलॉग्स बोले जाएंगे, जो संवाद होगा, उसको किस तरह से बोलना है, किस भाव से बोलना है, कितने ठहराव के साथ बोलना है, वो नाटक की जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा होता है। तो जो नाट्य लेख है को रंगमंच तक पहुंचाने की वह प्रक्रिया है, रचनात्मक प्रक्रिया है, जो जटिल भी है और दिलचस्प भी है। जिसको बनाना, जिसको तैयार करना बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए हमें विशेषज्ञ होने चाहिए, उसके लिए अच्छे राइटर्स होने चाहिए, जो हमें कहानी से संबंधित जो नाटक की कहानी है, उसके अंतर्गत सब चीज़ें शामिल हो जाएँ जो हम चाहते हैं। जो भी हम नाटक लेना चाहें, जैसे अंधेर नगरी है, अंधा युग है, कोई भी हम जो भी अपना ऐतिहासिक नाटक लेना चाहे या किसी भी प्रकार का नाटक हम चुनते हैं, तो उसके लिए हमें नाट्य लेख की आवश्यकता होती है। इस प्रस्तुति प्रक्रिया में जो हम प्रस्तुति प्रक्रिया करते हैं, उसमें निर्देशक, अभिनेता और प्रेषक सहकर्मी अर्थात पार्श्वकर्मी बहुत ही निर्णायक के रूप में भूमिका निभाते हैं और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थात प्रस्तुति प्रक्रिया के माध्यम से ही नाटक ज़्यादा जीवंत और सृजनात्मक बनता है। अब नाट्यकृति का चुनाव, नाट्यकृति अर्थात हम किस नाटक पर अपना प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, उसकी कृति का जो चुनाव है अर्थात चयन है, वो बहुत दमदार होना चाहिए। उसमें गंभीरता होनी चाहिए और जिस प्रकार का वातावरण है, उस आधार पर वो होना चाहिए। ये नहीं कि वो जिस काल की बात हो रही है, उस काल से संबंधित ना हो। अगर वो ऐतिहासिक समय से बात हो रही है, उसकी ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, तो उसमें ऐतिहासिकता होनी ज़रूरी है। और अगर उसमें उस वातावरण की, उस समय की बात नहीं होगी, तो वो नाटक अपूर्ण होगा। अर्थात उसकी प्रस्तुति संभव होना कठिन है। जो नाट्य कृति की जो चुनाव है, रंग प्रस्तुति प्रक्रिया का पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ये पहला कार्य है कि नाटक का चुनाव अच्छे से किया जाए और एक पूरा उसकी प्रक्रिया जो है, उसको उसकी देख-रेख में किया जाए कि कौन-सा हमें नाटक चुनना चाहिए, किस विषय पर हमें नाटक करना चाहिए। क्या वो दर्शक को पसंद आएगा? तो दर्शकों की रुचि को देखते हुए, जो दर्शकों की रुचि है, उसको देखते हुए नाटक का चुनाव होना ज़रूरी है। और इसका जो चयन है, वो गंभीरता पूर्वक होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी उसका विषय चुन लें, जो हमारी इच्छा हुई कि नहीं हमें इस पर करना है, नहीं। अगर जब तक हम उसका विषय नहीं चुनेंगे, तब तक वो सफल नहीं होगा। अब जैसे आप अगर सिनेमा की बात करें हम, तो सिनेमा ज में जो फ़िल्में आती हैं, पिक्चर आती हैं, उसकी कहानी आजकल क्यों आजकल फ्लॉप हो रही है? क्यों उसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? क्यों अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो दर्शकों की रुचि के अनुसार नहीं है, हर पीढ़ी के अनुसार नहीं है। ऐसी कहानी होनी चाहिए नाटक की, उसका जो अंग ऐसा होना चाहिए कि उसके अंतर्गत सभी प्रकार का उस वातावरण से जुड़ी चीज़ें आ सकें। आज की जो पिक्चरें आ रही है, वो हर कोई उसे पसंद नहीं करता है। हर जनरेशन के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उनकी रुचि की नहीं होती है या उनके वातावरण की नहीं होती है। तो फ़िल्में ऐसी होनी चाहिए जो सबसे जुड़ सके। अब सब नाटक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी नाटक है, उसका कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता है।
नाटक करने वाले को मतलब पूरा देखना पड़ता है, उसका सृजन करना पड़ता है कि इस नाटक में क्या कहा गया है और वो क्या चुन रहा है और कैसे उसको चुनने का क्या कारण है। दर्शकों को बाँध सके और उनकी कलात्मक रुचि को संतुष्टि दे। मतलब ऐसा नाटक होना चाहिए और उसका जो स्तर है, वो कलात्मक स्तर बना रहना चाहिए। कमज़ोर और रंग कला की दृष्टि से मतलब बहुत ही कमज़ोर जो कृति होगी, अगर उसमें दमदार कृति नहीं होगी उसकी या उसका जो चयन जो होता है, कृति का चयन होता है, नाटक कृति का चयन, अगर वो दमदार नहीं होगी, तो उसके अनुकूल उसको परिणाम मिलेंगे भी नहीं। जैसा अगर नाटककार चाहता होगा या निर्देशक चाहता होगा, तो उसको उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। श्रेष्ठ और कलात्मक नाट्य कृति का चुनाव करते समय प्रस्तुतिकर्ताओं को अपने आर्थिक और मानव संसाधनों का भी आकलन कर लेना चाहिए। कोई भी अगर नाटक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जितने पुराने नाटक होते हैं या ऐतिहासिक नाटक होते हैं, जैसे महाभारत, रामायण या पृथ्वीराज चौहान से संबंधित या कोई भी ऐतिहासिक नाटक जिसे क्या हम कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं कि जो उसमें बजट जो है ना, जो उसमें धनराशि जो लगती है, वो बहुत अत्यधिक लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें बाहर का तो वातावरण दिखाना पड़ता है, जो युद्ध स्थान का तो दिखाना पड़ता है, राजमहल का अलग दिखाना पड़ता है, रानी का कक्ष दिखाना पड़ता है, दरबार दिखाना पड़ता है और विभिन्न क्षेत्र दिखाने पड़ते हैं कि कौन-सा राजा किस क्षेत्र से, किस राज्य से संबंधित है। तो हमें वो सब भी दर्शाना पड़ता है एक नाटककार को, एक निर्देशक को। तो उसके अंतर्गत वेशभूषा के अलग पैसे लगते हैं और जो भी उनका अस्त्र-शस्त्र है उसमें अधिक लगते हैं। मंच सज्जा में, रूपरेखा में जो भी वस्त्र से लेकर जो लाइटिंग वगैरह, कॉस्ट्यूम, साउंड ये सब चीज़ का इसमें फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो किसी भी नाटक को बनाने से पहले हमें अपनी धनराशि या अपना कितना बजट है उसको ज़रूर निर्धारित कर लेना चाहिए और उसके अनुसार ही चलना चाहिए। और जिस समुदाय या जिस नाटक के प्रति जिस मतलब जो दर्शकों का जो समुदाय है, समय के अनुसार मतलब उसमें जिस दर्शक समुदाय के सामने नाटक की जो प्रस्तुति करनी है, उसकी रुचि, संस्कार और उसका सामर्थ्य उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब जो दर्शकों के समुदाय की जो रुचि है, उसको हमें ध्यान में रखकर ही नाटक की प्रस्तुति करनी चाहिए अर्थात उसका चुनाव भी करना चाहिए। अगर हम इन उद्देश्यों को या इन साधनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे या प्रदर्शन की इन विधियों को देखेंगे, तभी हम नाट्यकृति को उसके मतलब आशा जो हमारी होती है जो हमारी उससे जुड़ी आशाएँ होती हैं, उससे हम संपूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं और निश्चय ही उसका अच्छा चुनाव करके हम उस नाटक को सफल बना सकते हैं। अब नाटक को प्रस्तुति से पहले क्या-क्या कितने समय में कोई नाटक तैयार होता है? कम से कम किसी भी नाटक को कम से कम 1 महीना लगता है। 1 महीने से 1 महीना तो बहुत कम से कम मैं बता रही हूँ। अगर हम पहले तो हमें जो निर्देशक है, नाटककार है, उसको चयन करना पड़ता है। वस्तु, कथा वस्तु का चुनाव करना पड़ता है कि उसको नाटक की जो कथा वस्तु है या उसमें किस विषय पर उसको नाटक प्रस्तुत करना है, उसको वो देखता है। साथ ही अपना बजट देखता है कि वो कितनी धनराशि उसमें लगा सकता है और उसके बाद उसमें उसके डायलॉग्स देखे जाते हैं और अभिनेता-अभिनेत्रियों को चुना जाता है कि नाटक के अनुसार कितने उन्हें अभिनेता चाहिए, कितने स्त्री पात्र चाहिए, कितने पुरुष पात्र चाहिए या कितने अन्य व्यक्ति चाहिए। तो इसी से वो आधारित है कि हमें किस तरह से नाटक का चुनाव करना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आवश्यक हैं। अब जैसे हास्य नाटक है, हमारा प्रहसन है अंधेर नगरी,
भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, तो उसमें हमें हास्य कलाकार देखने होंगे। अगर कोई गंभीर व्यक्ति है तो हम उसको उसको नहीं ले सकते ना उस नाटक में। हमें उन्हीं व्यक्ति को लेना है जो उस नाटक से बिल्कुल संबंधित हो, उससे जुड़ा हो और उससे बिल्कुल मेल मेल खाता हो। और अगर हास्य नाटक में गंभीरता आ जाएगी, अगर कलाकार या कोई भी पात्र उसको उस हास्य को वो अगर गंभीरतापूर्वक दिखाने लग जाएगा, तो वो नाटक प्रस्तुति बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाएगी और दर्शक उससे ऊब जाएँगे। हुँ। अब हम बात करेंगे नाट्य कृति का अर्थ निर्धारण, पाठ और मानसिक तैयारी। नाट्य कृति का अर्थ निर्धारण अर्थात हम किस रूप में क्या कृति को चुनाव कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकल कर आ रहा है, उसका निर्धारण करना। उस कृति का हमें निर्धारण करना कि हमें कौन-सी कृति में उसको चुनना है, कौन-सी कथा वस्तु चुननी है और उसके बाद पाठ है और मानसिक तैयारी, ठीक है? जो हमें उसका स्क्रिप्ट बनाना है और उसकी मानसिक तैयारी करनी कैसे-कैसे होगा। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को विचार नहीं करते, किसी चीज़ को सोचते नहीं हैं, प्लानिंग नहीं करते, तब तक वो संभव नहीं हो पाती है। पहले हमें उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है। कहते हैं ना कि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, तब तक उसको पूरा कैसे करेंगे? तो सपने देखना भी ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ का सपना देखते हैं कि हमें भई ये बनना है, हमें ये करना है, तो अगर हम जब तक उसको ठानेंगे नहीं, उसका विचार नहीं करेंगे, तब तक उसको हम सत्य में, यथार्थ रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? तो थोड़ा पूछना चाहूँगी कि सबको ठीक है? किसी को दुविधा किसी चीज़ की? समझ आ रहा है? हाँ जी, मैम। ओके, ठीक। हुँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। जो नाटककार निर्देशक होता है, वो भी एक नाटककार के रूप में उसमें सहभागिता लेता है। कैसे सहभागिता लेता है? कि वो खुद भी उसमें एक कलाकार यानी अभिनेता का रोल निभाता है। ये कैसे-कैसे संभव होता है? अगर उसके पास समझो कि किसी निर्देशक के पास नाटककार की कमी है, उसके पास कलाकार नहीं है, उसके पास कोई भी अभिनेता उसे नई पात्र मिल नहीं पाता है किसी कारण से या वो अपना धनराशि बचाने के लिए खुद ही उसमें अभिनेता का उसमें अपनी पात्र निभाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इसी चीज़ों को देखते हुए कि अपना धनराशि बचाने के लिए या फिर एक कारण ये भी हो सकता है, शायद वो उस पात्र को वो बेहतर अच्छे से निभा सकता है, क्योंकि वो उसी की परिकल्पना है, वो उसी की सोच है, विचार है, जो वो नाटक को तैयार करता है। अब जैसे हम पुराने अगर बात करें, तो लक्ष्मी नारायण लाल वो अपने नाटकों में स्वयं प्रस्तुति करते थे और वो खुद ही भाग लेते थे, अभिनेता का रोल वो निभाते थे और भीष्म साहनी ने भी अपना नाट्य दल खोला जिसका नाम है प्रयोग। भीष्म साहनी का नाट्य दल का नाम है प्रयोग, ये आप चाहें लिख सकते हैं। भीष्म साहनी का अपना नाट्य दल है जिसका नाम है प्रयोग। और अपनी नाट्य प्रस्तुति में निर्देशक जो है आवश्यक परिवर्तन करने के लिए जो ज़रूरी परिवर्तन है वो अंतिम समय में भी वो परिवर्तन कर सकता है, ये उसको अधिकार होता है। अन्य अन्य पात्रों को कोई परिवर्तन करने का उन्हें कहा नहीं जाता कि आप ये परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, आप उसमें अपनी क्वालिटी के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर जो आपको डायलॉग्स मिले हैं, कम से कम आपको वो तो बोलने ही बोलने हैं। पर उसको आप अपनी कला के अनुसार, अपनी उसको ढालते हुए, अपनी कला को प्रकट करते हुए उस बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। पर बात वही होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगता है।
तो ऐसा नहीं कि जो जो हमें मिला है, जो स्क्रिप्ट हमें मिली है, नाट्यलेख मिला है, उस नाट्यलेख के अनुसार ही हमें संवाद को प्रस्तुत करना है। जो-जो उसमें शब्द लिखे हमें वो बोलने हैं, पर उसको अगर हम अपनी कलात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको थोड़ा-सा बदलाव करके जो हमारी कला को प्रस्तुत करे, जो हमारी एक अलग सोच को प्रस्तुत करे कि किस तरह से अपनी नाटक को और अच्छा संभव बना सके अच्छा करने में। पर कभी-कभी इन चीज़ों का प्रयोग करने से नाटक खराब भी हो सकता है। तो सोच समझ कर करना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ सही है या नहीं है। इसके बाद बात करेंगे इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएँगे और क्लास में वैसे मैंने लिखवाया भी था लास्ट टाइम, तो जिसने नहीं लिखा है वो ले देख सकता है। हुँ, नाटक का अध्ययन बहुत ज़रूरी है कि हम नाटक को प्रस्तुति करने से पहले अर्थात जो पहले शुरुआती दिन होते हैं, जब अभिनेता, पात्र जो भी नाटक कर रहे हैं, जो उसमें शामिल है उस टीम में, नाटक मंडली में, जिसको हम नाटक मंडली कहते हैं, तो नाटक मंडली के जो कलाकार हैं, उन्हें सबसे पहले उनका क्या काम होता है कि नाटक को ढंग से पढ़ें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार। जब तक आप पहला स्टेज क्या होता है, पहला जो चरण होता है, पहले चरण में ये होता है कि पहले हम उसको देख कर पढ़ते हैं। देखकर पढ़ते-पढ़ते दूसरे दिन भी पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन पढ़ेंगे। 2 दिन हम उसको देख के पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हमें कुछ ना कुछ उसके डायलॉग्स याद होने चालू हो जाएँगे। तो जैसे-जैसे हम उस नाटक का अध्ययन करते हैं, उसको जानते हैं कि भई हाँ, ये विषय है, उसको समझना पहले तो, कि उस नाटक में क्या बात कही गई है, इसका विषय क्या है, इसके अंतर्गत किस तरह की बातें कही गई है, ये पात्र हमसे क्या चाहता है, ये नाटक हमसे क्या चाहता है। ठीक है? तो उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है और नाटक का अध्ययन करने के साथ-साथ प्रत्येक पन्नों में जो दिया होता है, प्रत्येक पन्ने में जितने संवाद हैं, जितने पूरे नाटक में जितने पात्र हैं, उसको भी जानना। सिर्फ़ अपना डायलॉग्स याद करना आवश्यक नहीं है कि आपको सिर्फ़ अपना ही डायलॉग याद करना है। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने अन्य पात्रों के डायलॉग से भी कनेक्ट होना होगा कि मेरे डायलॉग इस व्यक्ति से जुड़े हैं, तो मुझे उसके डायलॉग्स का भी मुझे ध्यान होना चाहिए कि इसके इस डायलॉग के बाद मेरा डायलॉग आएगा। तो नाटक का जो अध्ययन है वो पूरी तरह से होना चाहिए। जो पहले चरण में नाटक को पढ़ना होता है और ये और लेकिन ये अंतिम चरण नहीं है, ये शुरुआती चरण है। ये शुरुआती चरण है कि पहले हम उसका अध्ययन करें, फिर उसके कथानक, चरित्र, संवाद को हम ढंग से समझ लें और उसको अपने ज़हन में उतार लें। और उसको तब तक पढ़ना चाहिए कि जब तक उसकी आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि अभी आपको इसके डायलॉग्स याद नहीं हुई हैं, इसके चरित्र क्या है, इसका संवाद क्या है, हमें याद नहीं हो रहे हैं, तो उसको हमें बार-बार पढ़ना होता है। और जब तक उसका अर्थ स्पष्ट ना हो जाए कि इसमें क्या अर्थ है, इस नाटक में जो विषय है उसमें क्या अर्थ है, ये संवाद में क्या अर्थ है? क्योंकि संवाद विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई बार सीधे संवाद होते हैं, कई बार उलझन वाले संवाद होते हैं। तो संवाद की जो जिस प्रकार का संवाद है उसके अनुसार उसको बार-बार पढ़ना चाहिए। उसको जब तक वो स्पष्ट ना हो, तब तक उसे पढ़ना चाहिए। और उसको अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार, अपनी कल्पना से जोड़ते हुए उसको पढ़ना चाहिए कि ये पात्र कभी-कभी संवाद में इतनी गहराई होती है कि हम उसको मात्र एक संवादिक रूप से नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है ये डायलॉग है हमें बोलना है। नहीं, जब तक उसको उस भाव को अपने मन में नहीं उतारेंगे, जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो समझ नहीं आएगा। तो उसकी हमें जो कल्पनाशीलता को पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। दर्शकों से उसका क्या
जुड़ाव है, क्या वो सोचते हैं और उसकी प्रकृति क्या है, व्यंग्यात्मक है या हास्यमूलक है या त्रासदी पर आधारित है, उसकी कथा स्थिति क्या है, उसके चरित्र क्या है, उनके परिवेश के माध्यम क्या है, मतलब किस परिवेश में वो नाटक बनाया गया है, उसके अंदर क्या विशेषताएँ हैं और उसके मंतव्य को समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। नाटककार की दृष्टि से नाटक पढ़ने की चेष्टा हमें करनी चाहिए कि निर्देशक क्या सोचता है। एक अभिनेता जो अगर उसको पढ़ रहा है, तो हम इसको उस उस तरह से सोचना चाहिए कि आखिर निर्देशक हमें इस पात्र से हमसे क्या चाहता है? उसकी क्या माँग है? क्या वो चाहता है कि ये ऐसा कलाकार होना चाहिए या ये पात्र ऐसा दिखना चाहिए? तो नाटक का अध्ययन करने के साथ-साथ निर्देशक से भी हमें संवाद करना चाहिए, एक कलाकार होने के नाते। एक उससे हमें पूछना चाहिए कि इस पात्र से आपकी क्या इच्छा है? आप क्या-क्या इसमें अपेक्षा करते हैं? आपका क्या विचार है इस पात्र के माध्यम से? या आप मुझसे इस पात्र के माध्यम से क्या चाहते हैं कि मैं किस तरह से इस पात्र को निभाऊँ? आप तो अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार उसे निभाओगे और जिस तरह से संवाद है आप उसे निभाओगे। पर अगर आप निर्देशक से भी इस विषय में पूछेंगे तो वो आपको इसमें सहयोग करेगा और उस नाटक को और सफल बनाने में यह सहायता करेगा। अब कोई भी नाटक होता है वो किसी न किसी घटना पर भी आधारित होता है कि वो कभी-कभी कोई घटना होती है उस पर आधारित होता है। जैसे हम देखेंगे कि किस तरह की उस समय की वातावरण की क्या परिस्थितियाँ हैं उस पर आधारित होता है, किस परिवेश में वो नाटक है, उसको हमें जानना आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि जो नाटक जो है वो पढ़ने से ज़्यादा देखने की वस्तु है, अर्थात दृश्य है। नाटक जो है वो दृश्य विधा है। तो अब हम देखते हैं कि नाटक जो है दर्शकों को कब अच्छा लगता है? जब वो उस भाव को अपने अंदर उतार पाते हैं। अगर दर्शक उस भाव को अपने अंदर महसूस नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए कि वो नाटक असफल हुआ। और अगर दर्शक उस नाटक के भाव को, मूल संवेदना को समझ पाए और अपने अंदर उतार सके, उसको अपने साथ जुड़ाव उससे समझ पाए और उस जुड़ाव को वो देख पाए कि हाँ, ये नाटक की जो वस्तु है, कथा वस्तु है, वो मुझसे जुड़ी है। ये पात्र, ये स्त्री पात्र या ये पुरुष पात्र कहीं न कहीं मुझसे जुड़ा है, ये मुझसे संबंधित है। नाटक को पढ़ने और उसका चिंतन लगातार चला रहता है, मतलब चलता रहता है वो, शुरुआती दौर से लेकर नाटक के अंत तक। अगर नाटक को जैसे हम पढ़ रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, अब कोई भी नाटक है, उसको हम पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं डेली उसको हर उसके डायलॉग्स को पढ़ रहे हैं, उसकी मूल संवेदना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नाटककार, एक निर्देशक को तो इस चीज़ का बहुत चिंता रहती है, वो भी उसका दिन-रात चिंतन करता है कि उसका नाटक कैसा होगा, कैसे प्रस्तुति कलाकार करेंगे, क्या वो मेरे भावों को दर्शकों तक सही तरह से पहुँचा पाएँगे? तो ये सब चीज़ें हैं और इसी तरह से एक अभिनेता या अभिनेत्री को भी एक एक बहुत उनके ऊपर होता है कि किस तरह से हम इसको प्रस्तुत करें, क्या हम इस भाव को दर्शकों तक सही पहुँचा पाएँगे? क्या हम निर्देशक की जो भी उनकी इस पर विचार है, जो उनकी इच्छाएँ हैं, उसको पूर्ण कर पाएँगे? उसको सही रूप से प्रस्तुत कर पाएँगे दर्शकों तक, तो उनके ऊपर भी काफ़ी इस चीज़ का रहता है काफ़ी कि उनको काफ़ी इस तरह से समस्याएँ होती हैं कि कैसे हम इसको हम आगे बढ़ाएँगे, दर्शकों तक ले जाएँगे। तो उसका चिंतन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, कैसे? क्यों? क्योंकि नाटक को पढ़ने से लेकर उसके अंत तक यानी नाटक प्रस्तुति के 1 दिन पहले तक उसका चिंतन चलता रहता है। जैसे कोई पात्र है, अब
जैसे हमें देखते हैं कोई स्त्री पात्र है, पुरुष पात्र है या कोई भी पात्र है, उस पात्र पर हमें क्या संवाद है, उसकी हमें दिन-रात सोते समय, जागते समय हमेशा वो जो उसके डायलॉग्स हैं हमारे मन में आते रहेंगे, उसकी मूल संवेदना हमारे दिलो-दिमाग पर छाई रहती है कि किस तरह से इसको हमें प्रस्तुत करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नाटक का निर्देशक के पास जो साधन होते हैं नाटक प्रस्तुति के वो काफ़ी सीमित होते हैं और उसमें उनका उपयोग किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, कौन-सी चीज़ें आवश्यक है, कौन-सी अनावश्यक है, उन चीज़ों का वो ध्यान रखना पड़ता है ना एक निर्देशक को। अब पात्रों का चयन हम अगर करते हैं किसी भी नाटक में, तो नाटक में जो चयन होता है यानी अभिनेता का या अभिनेत्री का या किसी भी तरह का पात्र है, उसे चुनने जाने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। किसी भी भूमिका में अभिनेता का चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी पात्रों का जो चुनाव है वो एक महत्वपूर्ण कारण है और कार्य है और इसी पर नाटक की नियति निर्धारित होती है। अर्थात जिस प्रकार का अभिनेता होगा, उसकी नियति अर्थात उसका क्या फल निकलेगा, वो सफल होगा या असफल होगा, वो पूर्ण निर्धारित होता है। यदि निर्देशक का यह चुनाव सही है, तो चरित्र उभर कर आएगा ही आएगा। अगर उसने ये देख लिया कि हाँ, ये किरदार ये बेहतर निभा सकता है। जैसे अगर कोई किरदार दे दिया जाए अभिषेक को और आशी को या अन्य हमारे स्टूडेंट्स को, तो हम देखेंगे कि हाँ, ये किरदार उसके हम पहले उसका देखते हैं कि उसका किस तरह से निर्देशक का काम क्या है? या पहले हम उसकी मनोभाव को देखेंगे, उसके हाव-भाव देखेंगे कि ये व्यक्ति गुस्सा वाला है, गुस्से वाला है, तो इसको हम पराक्रमी रूप कोई देंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई नाटक देंगे या कहानी देंगे, नाटक की कहानी इस तरह देंगे, तो वो उस चीज़ को और अच्छे से निभा सकता है। अगर कोई शांत व्यक्ति है, तो उसको गंभीर रूप वाला कोई गंभीर व्यक्ति है, तो उस रूप में उस नाटक को दिया जा सकता है। अब यदि जब नाटक का निर्देशक जब पात्रों का चुनाव सही ढंग से कर लेता है, तो उसका चरित्र उभर कर आएगा। साथ ही साथ उसमें नाटक को ही अगर उसमें अच्छा पात्र नहीं होगा, तो वो नाटक को ही खराब कर देगा, उसको ले डूबेगा और उसका सारा समय जो है, वो अभिनेताओं के प्रशिक्षण और अभ्यास में ही निकल जाएगा। जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया एक निर्देशक को हर पात्रों के अनुरूप देखना पड़ता है कि विभिन्न पात्र हैं। समझ लीजिए एक नाटक में अगर 10 पात्र हैं, 12 पात्र हैं, 24 पात्र हैं, तो उस हिसाब से उसको देखना पड़ता है कि किस-किस पात्र को किस चीज़ की आवश्यकता है कि वो किस भाव को प्रकट करे, किस भाव की, किस रस की इस नाटक में आवश्यकता है इस पात्र के अनुरूप। इस पात्र में उस नाटककार को, निर्देशक को क्या चाहिए, उसको क्या भाव चाहिए, वो उस अनुरूप उस अभिनेता को कहता है। और साथ में उसको क्या प्रशिक्षण देना चाहिए, किस तरह से उसके हाव-भाव होना चाहिए, कैसे उसके डायलॉग्स होने चाहिए, क्या वो सही तरह से डायलॉग्स को बोल रहा है, क्या उसे डायलॉग सही तरह से याद हुए हैं या कहीं त्रुटियाँ तो नहीं हैं, कहीं वो बोलने में अटक तो नहीं रहा है, वो स्पष्ट है या नहीं है। उसके जो शब्द हैं, वाक्य हैं, संवाद हैं, वो स्पष्ट है या नहीं है? क्या उसके बोलने से वो भाव प्रकट हो रहा है, वो रस प्रकट हो रहा है जो एक निर्देशक, नाटककार चाहता है? तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी निर्देशक पर होती है। तो जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका अभ्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रशिक्षण चली दी जा रही है, पर अगर उसका अभ्यास नहीं किया जाए तो उस प्रशिक्षण का क्या फ़ायदा? अब जैसे प्रशिक्षण हुआ 3 महीने का कोई अगर प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उसका प्रोडक्शन अगर किया जाए, फिर प्रोडक्शन अगर उसका हम मतलब रंगमंच पे प्रस्तुति उसकी की जाए, तो
उसमें अगर उसकी कोई अगर वो अपना व्यक्ति अगर जो पात्र है अगर वो अपनी घर जाके या अपने अपने स्थान पर जाकर उसकी तैयारी नहीं करेगा, उसका अभ्यास नहीं करेगा, तो वो कैसे उस चीज़ का होगा? सिर्फ़ उस समय तक तो वो सीमित नहीं है ना, कि जब उसका प्रशिक्षण किया जा रहा है तब तक वह उससे संबंधित रहेगा, जुड़ा रहेगा, तब तक उसके बाद वो उसको सोचेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। अगर कोई पात्र, अभिनेता अगर सच्चे दिल से उस चीज़ को समझ पा रहा है, उस नाटक में अपने आप को ढाल पा रहा है, तो वह दिन-रात उस पात्र के बारे में सोचता है, उसके हाव-भाव भी उसी तरह से हो जाते हैं। जैसा कि हम फ़िल्मों में देखते हैं, कुछ फ़िल्में हैं जैसे पद्मावत है और कई सारे हैं, तो वो उस मतलब पात्र को अपने अंदर इतना उसमें समाहित हो जाता है कि वो अपने आप को खुद को स्वयं जो उसका असली पात्र है, जो वास्तविक रूप में है, वो उसे भी भूलने लग जाता है धीरे-धीरे। लेकिन कुछ समय बाद वो उस पात्र से हट जाता है। जब वो उस विषय से हट जाता है, जब अपने रोज़मर्रा के जीवन में वो जब आता है, तो 1 आध महीने में वो उस समय से निकल जाता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी नाटक की सफलता के पीछे अभिनेता और निर्देशक का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने अभी जो चर्चा की। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि नाटक जो है, वो पार्श्वकर्मी के बिना अधूरा है? कैसे? अब कोई भी नाटक की प्रस्तुति हो रही है, सबसे पहले हम देखेंगे संगीत। संगीत जो है नाटक में रोचकता लाता है। उसमें बोरियत या किसी भी प्रकार की जो दर्शकों की रुचि हट जाती है, उसको लाने में उसमें मतलब उसको लाने के लिए उसमें प्रयास करते हैं कि संगीत को जोड़ा जाए, जिससे नाटक जो है बोरिंग ना हो और जो दर्शकों की रुचि है वो बनी रहे और वो उस पात्र को और गहराई से महसूस करे। अगर बिना संगीत का होगा तो वो उसमें मज़ा नहीं आएगा। और जो प्राचीन नाटक होते थे, पुराने नाटक होते थे, उसमें ढोल वग़ैरह, नगाड़े बजाकर गली-गली जाकर नाटक किए जाते थे। तो उसमें भी संगीत का, ढोल का ढोलक का, उसका लोक नाटक हो गए और जैसे संस्कृत पाश्चात्य नाटक हो गए, सभी तरह के नाटकों में संगीत का शुरू से महत्व है। जिसमें तबला हो गया, सारंगी हो गया विभिन्न प्रकार के जो वाद्य साधन हैं, उसके माध्यमों से नाटक की प्रस्तुति की जाती थी और आज भी की जाती है। अब जैसे कोई भी नाटक है तो अगर जैसे कोई गंभीर वातावरण का दृश्य दिखाया जा रहा है अगर अभिनेता के द्वारा, पात्र के द्वारा, तो उसमें गंभीरता जो दिखाए उस साउंड को डाला जाता है, उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को डाला जाता है। और अगर कोई युद्ध क स्थान दिखाया जाता है, अगर 2 योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, टकराव कर रहे हैं, तो उस आधार पर उसमें संगीत दिया जाता है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा। तो अब जैसे महाभारत की बात करें तो उसमें एक साउंड आता है जब युद्ध होता है। आपने टीवी में भी जो महाभारत आया होगा उसमें भी देखा होगा और जो समय आपने पुरानी महाभारत देखी है उसमें समय अपना पार्श्वकर्मी के रूप में एक उसमें अपने आवाज़ देता है। किसी ने सुना है? मैं समय हूँ। संध्या चोपड़ा के निर्देशन वाली महाभारत में है। जी, जी। बिल्कुल। तो उसके अंतर्गत आप देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है ना मैं समय हूँ। तो वो पूरा जिस तरह से अपना बताते हैं उस समय से जुड़ी चीज़ें बताते हैं वो एक पार्श्वकर्मी की भूमिका निभाते हैं। जिससे उसमें दर्शक की रोचकता बढ़ती है। अगर वो समय की आवाज़ नहीं होती तो क्या महाभारत अधूरा नहीं रहता? बताइए? जी मैम। हुँ। तो अगर उसमें वो महाभारत का जो पीछे समय की आवाज़ नहीं आती, जो पीछे बैकग्राउंड साउंड आता है, अगर वो नहीं होती, तो नाटक में जो रोचकता है या महाभारत में जो रोचकता है, वो नज़र नहीं आएगी। तो इसी प्रकार जो आज के समय के जो नाटक हैं, आधुनिक नाटक हैं, जैसा आधुनिक नाट्य प्रदर्शन जो केंद्र हैं, एरियन जहाँ पर हम देखते हैं पूरा ये मंडी हाउस में एनएसडी है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और अन्य ऐसे कई प्राइवेट भी खुले हैं, कोई सरकारी भी हैं। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर नाटक देखिए, उसकी अनुभूति आपको देखकर ही होएगी। अगर आप सिर्फ़ सुनकर करना चाहेंगे तो वो आपको इतना समझ नहीं आएगा, पर अगर आप नाटक देखकर आएँगे, तो आप उसमें देखेंगे कैसे-कैसे किस चीज़ का योगदान होता है नाटक को सफल बनाने में। तो अब जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं, तो उसका साउंड का इफ़ेक्ट हमें इतना अच्छा सुनाई देता है थिएटर में, हम उसको सुनते हैं, उसमें टिकट्स बुक करें आप बुक माई शो पर और वहाँ पर जब भी आपको समय हो और ₹50 से लेकर उसमें कुछ संख्या तक जाती है उसकी टिकट पर ₹50 की टिकट भी बहुत है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत महँगी वाली टिकट लेनी है। आप जो आपकी सुविधाजनक हो आपके लिए, आप वो ले सकते हैं। तो उस नाटक को आप जाके देखिए और उस नाटक को जब आप देखेंगे तो आपको जो अनुभूति होगी ना, वो आपको एहसास होगा कि नहीं हमें जो थ्योरी से बेहतर जो है ना, हमें देखने में उसको प्रैक्टिकल रूप में वो चीज़ बहुत गहराई से समझ में आ रही है। जब आप उसमें देखेंगे कि साउंड इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है, किस तरह से नाटक जो गंभीरता के दृश्य को दिखा रहा है या कोई हास्य को दिखा रहा है, तो हास्य का तो आप देखेंगे जैसे लाफिंग का जो साउंड आता है, हा, 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 ऐसे पीछे जो आजकल आप देखते हैं कि जो साउंड बैकग्राउंड म्यूज़िक दिखाई देते हैं। जैसे आप कोई कॉमेडी शो देखते हैं, तो कॉमेडी शो में जो लाफ्टर वॉइस आती है, ड्रम वॉइस आती है, तो जैसे आप कपिल शर्मा शो आपका है, उसमें आप देखे होंगे तो उसमें किस तरह से लाफ्टर साउंड दिए जाते हैं, ताकि उसको रोचकता उसकी बनाई जा सके, ताकि दर्शक उसको समझ पाए कि हाँ, ये हास्य व्यंग किया गया है या हास्य पर इन्होंने कुछ अपना प्रस्तुति की है। तो इसी प्रकार गंभीरता को दिखाने के लिए बिल्कुल स्लो म्यूज़िक और ऐसा संगीत बजाया जाता है जिससे बिल्कुल वातावरण ऐसा उदासीन हो जाता है, करुणामय हो जाता है और किस तरह से दर्शक अपने भाव को उस नाटक से जोड़ पाते हैं, उस भाव को अपने अंदर उतार पाते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ, ये जो पात्र है, ये कहीं न कहीं मुझसे संबंधित है, ये मैं ही हूँ। अर्थात मैं ही हूँ। ये नाटक मुझ पर ही लिखा गया है। ये नाटक मुझसे परिचित है। तो ये चीज़ें हमें प्रदर्शन के माध्यम से पता चलती हैं। तो अब हमने बात की गंभीरता वाले नाटक हो गया गंभीरता म्यूज़िक जो बजता है, गंभीरता को जो दर्शाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि हास्य वाला देखते हैं, फिर हम ऐतिहासिक में देखते हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक में हमने देखा जो हमने समय की बात की कि जो समय के रूप में जो प्रस्तुति होती है, जो पार्श्वकर्मी द्वारा वो बात कही जाती है, उसका संवाद होता है जो, उसको प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही अभी जो हाल ही की महाभारत आई थी, जो भी नई महाभारत के रूप में आई है, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी अगर 2 योद्धा युद्ध लड़ रहे हैं, तो उस समय जब युद्ध का समय था, तो युद्ध के समय को दिखाने के लिए कौरव और जब इनका युद्ध होता है, तो आप देखते हैं कि किस तरह से उसमें साउंड आता है। क्या साउंड आता है? महाभारत महाभारत ये साउंड आता है, तो आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि हाँ, ये युद्ध का सीन है और हमें उसमें रुचि और बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं वो तो सही है, पर उस साउंड से हमें इतना आनंद होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो दर्शाया जा रहा है, ये बहुत ही क्या है? प्रभावशाली है और इस स्थिति को हम इस वातावरण को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। और कई ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति को, उस वातावरण को दिखाने के लिए संगीत का प्रयोग होता है और साथ ही हम देखेंगे पार्श्वकर्मी के रूप में पहला संगीत हो गया, संगीत के बाद हम बात करेंगे मंच सज्जा की, कि मंच जो सजाया जाता है, मंच सज्जा होती है, वो किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है और उससे हमें क्या मिलता है, ठीक है? तो मंच सज्जा में हम देखते हैं कि स्टेज पर हमें क्या-क्या वस्तु चाहिए। क्या वस्तु हमारे इस नाटक को और अधिक निखारेगी या किस वस्तु से नाटक में और दर्शकों की रुचि बढ़ेगी? अब वस्तु में क्या हो सकता है? अब जैसे आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, अगर उसमें हम प्रस्तुत करते हैं, तो हम देखते हैं कि मंच सज्जा में हम क्या दिखा सकते हैं? एक मध्यवर्गीय परिवार है, तो उसमें हम उनका ड्राइंग रूम दिखा सकते हैं, जहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा है, मेज़ है
और एक गुलदस्ता दिखा सकते हैं, टेलीविज़न दिखा सकते हैं, जिसमें ये सब हैं और पात्र को और अच्छा दिखाने के लिए और अगर हमें कहीं बाहर का वातावरण दिखाना है कि हमें बाहर का कोई जैसे कोई पार्क का सीन दिखाना है या कुछ दिखाना है या तो उसके लिए हम वो बेंच लगा सकते हैं और पीछे का बैकग्राउंड दे सकते हैं क्योंकि हम स्टेज पर तो घासें नहीं उगा सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, पर अगर हम उसमें बैकग्राउंड जो स्क्रीन लगा देंगे तो उससे हमें वो सेम वही दिखाई देगी जो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तो वो चीज़ को दिखाने के लिए हमें पूरा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, पूरा चीज़ें उसको सेटअप करनी पड़ती है। तो एक निर्देशक पे सिर्फ़ नाटककार या जो भी पात्र हैं उनको मतलब प्रशिक्षण देना या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। सिर्फ़ उनके पास ये ज़िम्मेदारी नहीं होती है, उनके पास मंच सज्जा से लेकर अन्य पार्श्व कर्मी के जो कार्य होते हैं, वो भी उनके पास एक उसका कार्यभार होता है। तो हमने अभी जाना मंच सज्जा, संगीत, ठीक है? 2 हमने जाने जो हमें पार्श्व कर्मी के रूप में जो सहयोगी होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे संगीत हो गया, मंच सज्जा हो गया। अब हम रंग सामग्री, मंच सज्जा दोनों एक ही प्रकार के हैं। रंग सामग्री में हमें क्या-क्या चाहिए वो मंच सज्जा और रंग सामग्री दोनों एक ही प्रकार से हैं। उनमें दोनों चीज़ें प्रयोग में आती हैं। जैसे मंच पे जो हम सजा रहे हैं उस चीज़ के लिए और रंगमंच की जो सामग्री है हमें क्या-क्या उसमें चाहिए, टेबल चाहिए, बेड लगाना है या हमें कुछ और दिखाना है स्टेज पर, तो उस पर हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो मंच सामग्री हो जाएगी, रंग सामग्री हो जाएगी। और प्रकाश व्यवस्था यानी स्पॉटलाइट जब तक लाइट नहीं होगी तो उस पात्र को दिखाना असंभव है। अगर जैसे हम कोई मुख्य पात्र दिखाना चाहते हैं या कोई विशेष पात्र के रूप में किसी कलाकार को दिखाना चाहते हैं या जो हम कह सकते हैं कि हम मुख्य रूप से उस व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं या उस दृश्य को दिखाना चाहते हैं, उस वातावरण को दिखाना चाहते हैं, तो हम उसपे स्पॉटलाइट मारते हैं और विभिन्न प्रकार की लाइटों से जो है जो प्रकाश से है हम दर्शकों की रुचि बढ़ती है और उनको ये लगता है कि हाँ, कुछ एक नयापन-सा उन्हें दिखाई देता है कि अभी नाटक चल रहा था, एकदम से उसमें स्पॉटलाइट पड़ रही है एक व्यक्ति पर। अब जैसे एक अगर हम किसी कैफ़े हाउस का या फिर किसी उसका दृश्य दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं। एक स्टोरी ऑफ एरर्स करके एक नाटक है अंग्रेज़ी नाटक है जिसका अनुवाद भी हिंदी में हुआ है और उसमें स्टोरी ऑफ एरर्स करके उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अ, 60s का यानी 60 के दशक का उसमें वातावरण दिखाया हुआ है और कैसे उसमें पात्रों को दिखाते हैं, कौन-सी जनरेशन के लोग उसमें हमें दिखाई देते हैं और किस व्यक्ति पर स्पॉटलाइट मारनी है, किस टेबल पर स्पॉटलाइट मारनी है, वो चीज़ का प्रकाश व्यवस्था पर कार्यभार होता है, उन्हें इसकी देख-रेख करनी होती है। अब नाटक को प्रस्तुत करने से पहले उसका अभ्यास या उसका रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है। अब जिस दिन से नाटक कि जिस दिन से नाटक का समय निर्धारित होता है कि हाँ, आज से इस नाटक की शुरुआत होगी, इसकी तैयारी, इसका प्रशिक्षण शुरू होगा। उस दिन से वो प्रक्रिया जो है, वो रिहर्सल प्रक्रिया कहलाती है, पूरा अभ्यास प्रक्रिया कहलाती है और रिहर्सल जो है या अभ्यास है उसका, नाटक होने से पहले भी एक बार होना आवश्यक है। पर उसको दोबारा नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ एक बार उसका प्रदर्शन या उसका अभ्यास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रदर्शन से पहले अगर नाटक की प्रस्तुति करेंगे, तो वो हमारे लिए दिक्कत करेगी कि कई बार क्या होता है कि उस हम अपने हाव-भाव को उस प्रकार प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। वो हमारा नाटक मतलब गड़बड़ होने का उसमें संभावनाएँ हो सकती है। क्योंकि अगर उसको हम बार-बार प्रयास करेंगे प्रदर्शन से पहले तो हमें वो थकावट भी हो जाएगी। हम उसको उस रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते जिस तरह से हम उसको करना चाहते हैं।
ठीक है? अब पूर्व अभ्यास करने से पहले उसका जो चरण के हिसाब से हम भाग करते हैं, तो पहला चरण है, उसमें जब अभिनेता आलेख को पढ़ते हैं, पहले चरण में क्या होता है? आलेख को अर्थात नाट्य लेख को पढ़ते हैं, तो उन्हें संवाद, नाटक का अर्थ, उच्चारण, दोष के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से मतलब नाटक का क्या अर्थ है उसमें, किस प्रकार का नाटक है और उससे क्या संभावनाएँ हैं, क्या वो नाटक हमसे चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो हमें जानना ये पहला चरण है। और इसी के अंतर्गत उसमें उच्चारण और दोष के बारे में भी हमें समझना चाहिए। एक अभिनेता को, एक पात्र को या कलाकार को क्या समझना चाहिए कि उसका उच्चारण क्या है, उसका सही उच्चारण क्या है, हम उसके कहीं उसका उच्चारण गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, उसको सही करना। और नाटक के पात्रों और चरित्रों के बारे में विचार-विमर्श करना। मतलब नाटक के जो पात्र है, चरित्र है, उस पे विचार-विमर्श करना, ये भी पहले चरण में आता है। और चरित्र को अभिनेता कैसे प्रस्तुत करेंगे, इस पर चर्चा होती है, कि जो चरित्र दिया गया है, वो जो पात्र दिया गया है, उसको अभिनेता कैसे प्रस्तुत करेंगे, उस पे निर्देशक के साथ चर्चा होती है। और संवादों के मतलब किस तरह से संवादों में वाचन में पात्रों की जो प्रतिक्रिया है, उसको समझना। और इस प्रक्रिया में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। मतलब किस तरह से जो पात्रों की जो संवादों की जो प्रक्रिया है, किस तरह से संवाद किस-किस के हैं, किस-किस को कितने डायलॉग्स बोलने हैं, कितने समय का नाटक है और कितने डायलॉग्स कितने-कितने, किस-किस के क्षेत्र में जाएँगे, उसको समझने में 1 सप्ताह का समय लगभग लग जाता है। और इसके बाद दृश्य संयोजन का काम चालू हो जाता है। कि दृश्य किस तरह से क्या-क्या दृश्य दिखाया जाएगा, कैसे-कैसे दिखाया जाएगा। अभिनेताओं को दृश्यों के बारे में और उसकी भूगोल या उसकी जो वातावरण है, उसकी स्थिति है, परिस्थिति है, उससे परिचित कराने का कार्य कौन करता है? निर्देशक। और पात्रों का प्रस्थान कहाँ से होगा? कि पात्र लेफ्ट साइड से आएँगे, बैक साइड से आएँगे, कौन से साइड से आएँगे, किस स्थान से आएँगे, उस पर चर्चा होती है। कि अगर हमें पात्र को दिखाना है कि यहाँ से प्रस्थान करना है, यहाँ से हमें वापस जाना है और किस तरह से मतलब वही कि आने और जाने की किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है, उस पर चर्चा होती है। और किस कमरे में जाना है, किस स्थिति में, किस दृश्य की क्या स्थिति है, दीवार, फर्नीचर और इन सब की स्थिति को समझाई जाती है कि यहाँ पे दीवार दिखाई जाएगी, यहाँ पे फर्नीचर दिखाया जाएगा, यहाँ खिड़की दिखाई जाएगी। जिस भी नाटक की कथा वस्तु के अनुसार ये निर्धारित होता है। तो हमने ये पहला चरण देखा। पहले चरण में एक बात और है कि किसके साथ बैठना है और यह पूरी स्क्रिप्ट जो है पात्रों को समझाई जाती है, जिसमें 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है। पहले तो हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और पात्रों को किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है और कहाँ-कहाँ बैठना है, किस तरह से उनका स्थान होगा, कितनी पेस में उनको चलना है। मतलब जैसे पेस मतलब किस गति से उन्हें चलना है। पेस मीन्स गति, किस गति से स्टेज पर आना है। अगर कोई दौड़ के आने का पात्र कर रहा है तो वो आगे ज़्यादा स्पीड से जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेस अर्थात गति जो होती है नाटक के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, उसमें जितना कम नंबर होगा, वो उतनी तेज़ चलता है और जितना बढ़ेगा उतना कम होएगा। उल्टा है, जैसे 1 से 5 की, 5 से 10 की, ठीक है? तो उसी अनुसार उनको चलना होता है, दौड़ना होता है। साथ ही साथ जब भी कोई नाटक के जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें पहले उन्हें कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कराई जाती है, वार्म अप एक्सरसाइज़ जिन्हें कहते हैं।
तो वार्म अप एक्सरसाइज होती है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि पात्रों में एक ऊर्जा आती है और उन्हें गति के अनुसार चलाया जाता है कि इस गति से वो चलेंगे। अब हम प्रशिक्षण के कई आपका सिद्धांत और उसमें जो अगला आपका इससे पहला वाला जो प्रश्न पत्र है, उसमें आपको शायद इसको सिखाया जाएगा रंगमंच सिद्धांत में। जैसे आपने देखा होगा कि भरत का टीचिंग मेथड जो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से नाट्य शास्त्र के अनुसार और किस मेथड से तरह से आपको सिखाया जाएगा। स्तानलवस्की का होगा जो अभिनय सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, अभिनय सिद्धांत के रूप में उसे समझाया जाएगा जो आप अपने प्रश्न पत्र 4011 में पढ़ रहे होंगे, तो उस माध्यम से आप इसको और सीख पाएँगे। दोनों जो आपके प्रश्न पत्र हैं काफ़ी जुड़े हैं, तो जो आपके अध्यापिका हैं, वो आपको सिखाएँगी जो इस विषय को पढ़ाते हैं। अब हमारा इकाई 1 जैसे रंगमंच पाठ और प्रदर्शन में इकाई 1 में हमने देखा प्रस्तुति प्रक्रिया का अध्ययन। हमने जो प्रस्तुति प्रक्रिया का अध्ययन होता है कि किस तरह से उसकी शुरुआत होती है, कैसे उसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको पहले उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद पात्र पात्र का निर्धारण होता है, चरित्र निर्धारण होता है, किस तरह से करना चाहिए, उसका अभ्यास होता है। अभ्यास के बाद प्रस्तुति करने से पहले जो मंच सज्जा और ये सब चीज़ें पार्श्व कर्मी का जो सहयोग होता है, उसे देखा जाता है और फिर उसका जो अंतिम रूप में जो उसका प्रदर्शन किया जाता है, उस समय क्या-क्या स्थिति होनी चाहिए और कैसे-कैसे उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए, ये सब चीज़ें उसकी जितना भी उसका देखेंगे जो पूरी प्रक्रिया है, हमें इसे समझना है। प्रस्तुति की प्रक्रिया को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रथम चरण में हमने क्या पढ़ा था? पूर्व अभ्यास का प्रथम चरण, कि किस तरह से संवाद होना चाहिए, उसका अर्थ जानना, उसका उच्चारण देखना कि हमारे उच्चारण में कोई दोष तो नहीं है, उसको सही रूप से पढ़ना, उसका अध्ययन करना, अभिनेता कैसे प्रस्तुत करेंगे, इस पर चर्चा करना, संवादों के वाचन में पात्रों की प्रक्रिया को समझना और इस प्रक्रिया में लगभग 1 सप्ताह लगता है, ये हम देख चुके हैं और इसके बाद दृश्य संयोजन कैसे किया जाए, उसको हम देखते हैं और पात्रों के जो प्रस्थान का जो क्षेत्र है, हम उसको जानते हैं। कमरे, दृश्य, स्थिति, दीवार, खिड़की, फर्नीचर, किस तरह से उसका वातावरण हमें मंच पर रखना है, उसको हमें ध्यान में रखना है। प्रथम चरण हमने देखा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे चरण का हम बात करेंगे। दूसरे चरण में जो है अभ्यास तक अभिनेताओं को संवाद याद करना होता है। दूसरा चरण क्या है कि अभिनेताओं को संवाद को याद करना होता है। अभिनेता अभिनेता इतनी जल्दी स्क्रिप्ट अपने हाथ में लेना बंद करके मतलब कितनी जल्दी वो पहले उनको क्या होता है कि शुरुआती तौर में क्या होता है कि संवाद को हमें बार-बार पढ़ना होता है और हाथ में लेके उसको पढ़ना होता है हर डायलॉग्स को साथ-साथ। तो जैसे कोई विभिन्न पात्र हैं, जैसे समझो एक नाटक में 14 पात्र हैं, 15 पात्र हैं, 24 पात्र हैं, तो उस आधार पर सब एक ग्रुप में उसको एक-एक अपने-अपने डायलॉग्स पढ़ते हैं, पर उसको देखकर पढ़ते हैं। पर धीरे-धीरे सप्ताह जिस तरह से बदलते जाते हैं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह लगता है, 3 सप्ताह लगता है, उस आधार पर उसको क्या किया जाता है, उसको बिना देखे पढ़ा जाता है। उसका अभ्यास किया जाता है। और अभिनेता मंच उपकरणों का सही उपयोग करना सीख जाएगा। दूसरे चरण में क्या होता है कि अभिनेता जो मंच के जो उपकरण हैं, उसको सही रूप से उपयोग करने का अभ्यास इसमें करता है और निर्देशक भी देखता है कि अभिनेता अपने पात्र के चरित्र को बारीकी से समझ पा रहे हैं या नहीं? मतलब जो वो चरित्र उन्हें देता है, पात्र उन्हें देता है निर्देशक, वो क्या उन्हें समझ पा रहा है? क्या वो उसकी प्रस्तुति सही रूप से कर पाएगा आने वाले समय में? ये इसका निर्धारण इसकी जाँच-परख करने का कार्य किसका होता है? निर्देशक का। निर्देशक अभिनेता को उसकी गलतियाँ समझाता है कि आपने ये किया, आपको इस तरह से इस भाव से या इस तरीके से इसको प्रस्तुत नहीं करना है। अगर कोई वो डायलॉग गलत बोलता है या वो कहता है कि इस डायलॉग को इस भाव से नहीं बोलना है,
अब जैसे इसके उदाहरण स्वरूप आप दोनों में से कोई भी एक डायलॉग बोलो जो पराक्रम को स्पष्ट करे। जैसे कोई राजा को या किसी योद्धा योद्धा का कोई डायलॉग हो। सोचिए, सोचिए। या कोई भी प्रसिद्ध डायलॉग आपके दिमाग में आ रहा हो, आपके सोच में, विचार में इस समय आ रहा हो? मैम खाली राजा का ही बोलना है। अ, कोई भी पराक्रम जो युद्ध भूमि को दिखाए या कोई भी जो शक्ति का स्वरूप हो, जैसे आप रानी झांसी का बोल सकते हैं। कोई भी, एक लड़ी उसको अपने मर्दानी भाव वाला में होता है। प्रकट करना है। इसको अपने भाव में बोलो जो जो इस भाव की जो मतलब आवश्यकता है, जो इसमें जो भाव चाहिए, उस भाव में आपको उसे कहना है। समय होने वाला है, तो आप जल्दी-जल्दी थोड़ा करिए, इसको समाप्त करते हैं फिर हम। ये आपका आखिरी है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ भी आपको आ रहा है डायलॉग अपने मन में, विचार में। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है, उनका कोई विशेष रूप से कोई डायलॉग है, आप उसको बोल सकते हैं। जल्दी, टाइम हो रहा है, जल्दी फटाफट। बोलो अभी आप जो बोल रहे थे, खूब लड़ी मर्दानी होकर, वही बोलो। मैम एक डायलॉग ऐसे बोल सकते हैं, शासक के ऊपर ही है कि कहा हाँ जाता जी। है कि सच्चा शासक वही है जो जनता के हितों के लिए लड़े, ना कि अपने हित के लिए। इसको और ऊँची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में बोलने का प्रयास करो कि आप किसी को संदेश दे रहे हैं, किसी में ऊर्जा भर रहे हैं। इस रूप में होना चाहिए। फिर से बोलिए। धीरे बोलो, धीरे बोलो, लिख लो इसको, एक-एक लाइन को पॉज़ देके कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहराव देना है, उस आधार पर। और इस डायलॉग में आपको अपनी खुद की कल्पना जोड़नी है, अपना खुद का एक दिखाना है कि आप क्या कैसे इस चीज़ को बोल सकते हैं। बोलिए, सेम बोलिए। यही डायलॉग आप फिर से कहिए। ऐसे कह देखिए सकते समय हैं हो रहा है। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ जी। सच्चा शासक वही है जो जनता के हित के लिए लड़े, ना कि अपने हित के लिए। सच्चा शासक वही है जो बोलो, ऐसे बोलो, जनता के हित के लिए लड़े, जो जनता ज़ोर के से, लिए हित के लिए। आवाज़ और ऊँची करके। सच्चा शासक सच्चा वही शासक है वही है, जो जनता के हित के सच्चा लिए लड़े। शासक वही है जो जनता के हित के लिए लड़े, ना कि अपने ना हित कि के लिए। वेरी गुड, अपने हित इम्प्रूवमेंट है के लिए। काफ़ी। हुँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों जॉइन हुए हैं, तो नेक्स्ट आप दोनों का ये एक छोटा-सा होमवर्क है कि आप कोई भी विशेष, मतलब किसी भी कथा वस्तु के रूप में आप देख सकते हैं, कोई हास्य भी हो सकता है वो। आपको कुछ डायलॉग्स याद करने हैं, कुछ ही पंक्तियों के, 3 से 4 पंक्तियों के। आप स्वतंत्रता सेनानियों पर भी कर सकते हैं या आपको अपनी रुचि के अनुसार कोई जिसे मोनोलॉग कहते हैं,
मोनोलॉग जिसे कहा जाता है, जिसमें आप मोनोलॉग में अपना किसी भी पात्र को लेकर उस पर बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का है या कोई भी कलाकार का है। अमिताभ बच्चन का तो याद होगा कोई? जी मैम। बताइए। सुनाइए, सुनाइए। हेलो, जी आवाज़ आ रही मैम। है मेरी? हाँ जी, कहिए। जी मैम। आवाज़ नहीं। हाँ, बोलिए। जब तक बैठने के लिए कहा ना चाहे तब तक प्रेम। ये प्ले स्टेशन तो आज पक्का घर नहीं आई। वेरी गुड, नाइस, शाबाश। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो अगले हफ्ते जब भी हमारी क्लास होगी, आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको जी मैम। ये अपने डायलॉग्स तैयार करने हैं अच्छे से। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी किसी भी भाव में बोल दें, नहीं। जो भाव उस डायलॉग के लिए है, उससे जुड़ा है, उससे संबंधित है, आप उसी में बोलेंगे, ठीक है? जी मैम। आनंद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? या आकाश सर? सॉरी, आकाश सर, हाँ जी। हेलो। अटेंडेंस आपकी मैसेज में ही होगी, टेक्स्ट में, चैट में? अच्छा, शायद अभी वो अवेलेबल नहीं है। आप लोग कह सकते हैं अपना मैसेज में अटेंडेंस मुझे टाइप कर दो, अपना रोल नंबर, ठीक है? और साथ ही क्वेश्चन एंड आंसर है, तो आप क्वेश्चन्स आप अपने इसमें लिख दीजिए। जी मैम। अगर कोई क्वेश्चन है तो, आंसर फिर मैं नेक्स्ट वीक ही उसके दे पाऊँगी क्योंकि अभी समय भी हो गया है। ओके। हाँ जी। मैं अटेंडेंस लिख देता हूँ। हाँ, पहले अटेंडेंस लिख दो, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, ठीक है? जी। हाँ जी। आशी, आप हैं इधर? अटेंडेंस लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। मैम मैंने टाइप कर दिया है। कम वो उसमें ठीक चैट है। बॉक्स में। ओके, और जी। आशी? आशी अवेलेबल है? आशी, अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दीजिए, रोल नंबर। आशी को ज़रा कॉल करके इन्फॉर्म कर दो ज़रा, अभिषेक, कि वो अपनी अटेंडेंस यहाँ मेंशन करें। जी मैम, वो उनके ऐप में थोड़ा दिक्कत आ रही है इसलिए वो बोल रहे हैं। ओके, 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 ठीक है।
मैम मैं टाइप कर देता हूँ उनका रोल नंबर। आपको रोल नंबर पता है? जी मैम, ओके, उन्होंने राजेश, भेजा है। ठीक है, ठीक है, ठीक, टाइप कर दीजिए। नाम भी टाइप करना उनका।